Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is diffraction of light. Okay, diffraction of light. This topic we are going to study that we have already seen in our first chapter of first video lecture of this chapter. That what do we mean by diffraction? Right. जब भी लाइट किसी शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट से टकराती है, ये हो गया हमारा सोर्स और ये हो गया हमारा शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट, है ना। इस सोर्स के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसकी एज जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है, राइट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी लाइट सोर्स के सामने कोई शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट हो और यहाँ पे आ गई हमारी स्क्रीन, तो जब भी कोई लाइट रे इस शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो वो इस शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट से टकराकर पार्शली बेंड हो जाती है, राइट। और यहाँ स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं एनक्रोचमेंट, राइट। और इसी फिनोमिना को, दैट द पार्शियल बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एट द शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट एक शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो वो पार्शली बेंड हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो डिफ्रैक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दो टाइप के डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। So basically what is the difference between these two types of diffraction that we will see. So Fresnel diffraction जो होता है, Fresnel diffraction जैसा कि हमने अभी इस फिगर में समझा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ओनली। जब ऑब्स्टेकल से स्क्रीन तक की डिस्टेंस और लाइट सोर्स से भी ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसी हो, फाइनाइट हो, मतलब हम इनको मेजर कर सकते हो, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, राइट। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टेकल एंड द स्क्रीन इज फाइनाइट, देन दिस टाइप ऑफ diffraction is called as Fresnel diffraction. Okay, now the next type of diffraction is Fraunhofer. This is the diagram of Fresnel diffraction. जब सोर्स से ऑब्स्टेकल की और ऑब्स्टेकल से स्क्रीन की डिस्टेंस फाइनाइट हो, मतलब हम उनको मेजर कर सकें, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और फ्रॉनहोफर में क्या होता है, बेसिकली इस ऑब्स्टेकल से, ये हो गया कोई शार्प एज्ड ऑब्स्टेकल, इस ऑब्स्टेकल से स्क्रीन की और ये सोर्स की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आपका सोर्स और स्क्रीन रखा होता है ऑब्स्टेकल से, तो उस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ऑब्वियसली जब कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और जब लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी और यहां पर आपको ऑब्स्टेकल पर एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट मिलेगी, राइट। तो इसका मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमको ऑब्स्टेकल पर लाइट को इंसिडेंट करवाने के लिए, एक इंटेंस लाइट को इंसिडेंट करवाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होता है, राइट। अब क्या हुआ, जैसे ये लाइट रे इस ऑब्स्टेकल से टकराई तो ये पार्शियली बेंड हो गई like this, right? And obviously आपकी स्क्रीन जो है वो ऑब्स्टेकल से बहुत दूर रखी हुई है, तो आपको स्क्रीन पर अगर एक शार्प पैटर्न चाहिए तो आपको यहां पर भी एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, ताकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा और आपको स्क्रीन पर एक शार्प और इंटेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनक्रोचमेंट। तो सिंपल सी चीज है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अगर आपको एक इंटेंस पैटर्न देखना है, मतलब क्लियर एनक्रोचमेंट देखना है, तो आपको ऑब्स्टेकल के पहले भी एक लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो ऑब्स्टेकल पे,
और ऑब्स्टिकल के बाद भी एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पर जो पैटर्न आपको मिल रहा है वो शार्प और इंटेंस पैटर्न मिले, और इस टाइप की डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ओके, सो बेसिकली वी कैन से दैट whenever a beam of light incident on a sharp edged object, it get partially bent, and this phenomena is called as diffraction of light. Right? Now the next topic that we are going to study is polarization of light. As we have already discussed the polarization, but अभी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और उस पर बेस्ड एक डिवाइस हम बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं पोलरॉइड. दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. ओके, सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट. हमको पता है कि जो लाइट है वो तीनों डायमेंशंस में इजीली मूव कर सकती है. लाइट इज फ्री टू मूव इन ऑल द थ्री पॉसिबल डायमेंशंस. राइट, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. तो लाइट रे इन तीनों डायमेंशंस में मूव कर सकती है. दिस थिंग वी नो दैट. राइट, और जैसे ही लाइट इस तरीके से प्रोपोगेट होती है, ये तो हो गई 2 डायमेंशन में, और अगर हम इसको y में भी मूव करवाएं तो कुछ इस तरीके से जो लाइट है वो मूव करेगी, दैट इज तीनों डायमेंशन में. लेकिन अगर मैं किसी तरह से लाइट के पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर दूं टू मूव इन एनी पर्टिकुलर डायमेंशन और डायरेक्शन, then that restriction on the light on the path of light to travel in any particular direction or dimension is said to be polarization of light. Okay, or we can say that the lack of symmetry in the light is called as polarization of light. For example, जो ट्यूबलाइट होती है उसकी जो लाइट है वो पूरे रूम में स्प्रेड होती है. इट मीन्स इट इज मूविंग इन ऑल द 3 डायमेंशंस. राइट, लेकिन अगर हम बात करें एक टॉर्च की लाइट की, तो टॉर्च की लाइट केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दैट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इन ओनली पर्टिकुलर डायमेंशन और डायरेक्शन, then that is called as polarization of light. Okay, now polarization पर based हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलरॉइड. और ये जो पोलरॉइड है इसका यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं. क्या क्या यूजेस है इसके हम वो पढ़ेंगे. पहले समझते हैं कि पोलरॉइड होता क्या है. तो पोलरॉइड एक सिंपल सा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इट इज बेसिकली अ सिंपल एंड चीप डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट द अनपोलराइज्ड लाइट इनटू अ पोलराइज्ड लाइट. ओके, so in the year 1932 साइंटिस्ट E.H. लैंड इन्होंने डिस्कवर किया था इस पोलरॉइड को. अब पोलरॉइड होता क्या है वो समझते हैं. पोलरॉइड इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग अ थिन फिल्म ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज और आयोडोक्वाइनाइन सल्फेट. बेसिकली क्या करते हैं, ये हमने क्या लिया, एक ग्लास की प्लेट ली. ठीक है, एक ग्लास की प्लेट ली, उसके ऊपर मैं नाइट्रोसेल्युलोज की एक थिन फिल्म बिछा दूंगा. मैंने क्या किया, एक ग्लास की प्लेट ली और उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज की एक थिन फिल्म बिछा दी. राइट, दिस इज नाइट्रोसेल्युलोज की हमने एक थिन फिल्म बिछा दी उसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं हर्पेथेटाइड और आयोडोक्वाइनाइन सल्फेट के क्रिस्टल्स को स्प्रेड कर दूंगा. छोटे छोटे क्रिस्टल्स को मैं क्या करूंगा, स्प्रेड कर दूंगा. और वो क्रिस्टल्स किस चीज के हैं, द क्रिस्टल्स आर ऑफ हर्पेथेटाइड और आयोडोक्वाइनाइन सल्फेट. हमने क्या किया, एक ग्लास प्लेट ली, उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज की एक थिन फिल्म, और उस फिल्म के ऊपर हर्पेथेटाइड और आयोडोक्वाइनाइन सल्फेट के क्रिस्टल्स को स्प्रेड कर दिया. और जब हमने इसको स्प्रेड किया तो हमको ये ध्यान रखना है दैट देयर ओरिएंटेशन शुड बी इन द सेम मैनर. ठीक है, मतलब एक ही ओरिएंटेशन होना चाहिए सारे क्रिस्टल्स का.
और इसके ऊपर हमने एक दूसरी ग्लास प्लेट रख दी, तो वी कैन से दैट पोलराइड इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग ऑफ, हमने क्या किया है, दो ग्लास प्लेट के बीच में बाय सैंडविचिंग की है, तो पोलराइड इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग अ थिन फिल्म ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज and spreading the crystals of herpethiotide or iroquinine sulfate over this. So the device that we get is called as Polaroid, right? और जब इस Polaroid से लाइट पास होगी, this is our Polaroid, है ना, ये हो गए क्रिस्टल्स, और जब यहां पे हमने unpolarized light incident करवाई, this is unpolarized light since it is moving in all the three dimensions, right? ये हो गया एक डायमेंशन, ये हो गया दूसरा डायमेंशन, and the dot is representing the third dimension. So this is the unpolarized light. और जब unpolarized light इस polaroid पे इंसिडेंट हुई, तो polaroid में से जो लाइट रे पास होगी that will be plane polarized, ठीक है? मतलब जब unpolarized light polaroid पे इंसिडेंट होती है, तो आपको दूसरे एंड पर क्या मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट, राइट? तो पोलराइड इज सिंपली अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट द अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द पोलराइज्ड लाइट, ओके? नाउ देयर आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द पोलराइड्स. तो सबसे पहला पोलराइड का यूज ये होता है कि वो लाइट की शाइन को कम करता है. जब हम व्हीकल चलाते हैं, राइट, स्पेशली जो सनग्लासेस होते हैं अच्छे वाले, उसमें पोलराइड यूज किया जाता है. उससे क्या होता है कि जब व्हीकल्स की लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, तो वो उसकी शाइनिंग को क्या कर देता है, कम कर देता है. तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि वो लाइट की शाइनिंग को क्या कर देता है, कम कर देता है, राइट? तो सबसे पहला क्या काम हो गया कि रिमूव द शाइनिंग ऑफ लाइट, रिमूव द शाइनिंग ऑफ लाइट जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उसमें. दूसरा, काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोलराइड्स का. तो पोलराइड्स का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी मेटल की या मटेरियल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, राइट? एंड द थर्ड वन इज फोटोग्राफी में भी पोलराइड्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है. सो द थर्ड वन इज फोटोग्राफी में भी पोलराइड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. सो वी हैव सीन द पोलराइड इज बेसिकली अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट द अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द polarized light. Okay, now we will proceed to the next topic, that is Brewster's law. Okay, so the next topic is Brewster's law. What do we mean by Brewster's law? Brewster's law basically हमको ये बताता है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल. सो ब्रूस्टर्स लॉ स्टेट्स दैट कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट, हमने क्या मान लिया कि ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है ऑन दिस सरफेस. तो जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पर लाइक दिस एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल. तो जब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जिसको हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, राइट? तो जो पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड. ओके, इसका मतलब जब कोई लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, उस पर इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कैसी होती है, प्लेन पोलराइज्ड. ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो केवल एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो कैसी होती है, पार्शियली पोलराइज्ड. So we can say that for a particular angle of incidence called the critical angle, the reflected ray will be plane polarized. This is the reflected ray. This is the refracted ray.
and this one is the incident ray. So एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, उस पर अगर कोई लाइट रे सरफेस पे इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा प्लेन पोलराइज्ड रहेगी और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा पार्शियली पोलराइज्ड रहेगी. ओके, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट इफ दिस एंगल इज इक्वल टू, if this angle is IP, then that angle of reflection will also be equal to IP, क्योंकि हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने मान लिया कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज डिनोटेड बाय R, राइट. सो ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट होता है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल. So nu is equal to 10 IP. This is the statement of Brewster's law. Now we are going to prove Brewster's law. Okay. So हम क्या prove करेंगे that nu is equal to 10 IP is the statement of Brewster's law that we are going to prove now. Okay. Now अगर हम इस diagram को labeling कर दें, so we can write it as this is A, B, C, D, M, N, P, Q. हमने क्या किया, इस डायग्राम को जस्ट लेबलिंग कर दी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं मान लूं कि ये जो एंगल है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. इसको हमने 90 डिग्री क्यों माना ये भी हम आगे देखेंगे. दिस इज द कंडीशन बेसिकली कि जो जब इंसिडेंट पोलराइजेशन एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में वो कितने का होता है, 90 डिग्री का. दिस थिंग वी विल प्रूव. ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट एंगल NBC प्लस एंगल NBD is equal to 90 डिग्री. हमने क्या लिखा, NBC प्लस NBD is equal to 90 डिग्री, राइट. अब इस NBC को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल PBC, राइट. या इसको इस NBC को हम लिख सकते हैं 90 माइनस PBC. सिमिलरली इस NBD को हम लिख सकते हैं 90 माइनस QBD इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. तो हमने क्या किया, इन दोनों को 90 माइनस PBC और 90 माइनस QBD लिख दिया, राइट. और हमको पता है कि PBC की वैल्यू कितनी है, IP. तो हमने इसको लिख दिया 90 माइनस IP प्लस 90 माइनस QBD इज R. तो हमने इसको लिख दिया R इज इक्वल टू 90 डिग्री. और 90 से 90 कैंसल, तो यहां से हमारे पास आ गया IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री. और हम लिख सकते हैं दैट R इज इक्वल टू 90 माइनस IP, राइट. आई होप टिल नाउ क्लियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, बाय स्नेल्स लॉ वी नो दैट, स्नेल्स लॉ से हमको पता है दैट न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, है ना. हमको क्या पता है दैट न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द पोलराइजिंग एंगल, है ना. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, पोलराइजेशन एंगल. तो हमने इसको क्या लिख दिया, साइन IP, राइट, इज इक्वल टू साइन IP अपॉन में साइन R की जगह पे मैं लिख सकता हूं 90 माइनस IP. तो मैंने यहां पे लिख दिया 90 माइनस IP, राइट, क्योंकि R की वैल्यू हमको यहां पे हमने निकाली 90 माइनस IP. आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. सो हमने यहां पे लिख दिया साइन 90 माइनस IP इज इक्वल टू cos IP. So we have written sin 90 minus IP is equal to cos IP here. Or from here sin theta upon cos theta is tan theta. तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 10 IP.
इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द इंसिडेंट पोलराइजेशन एंगल, राइट? That is equal to the tangent of incident polarization angle, that is nu is equal to 10 IP. अब हमको क्या प्रूव करना है कि हमने जो इसको 90 डिग्री माना है वो कैसे माना है, मतलब हमने क्या माना कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ऐसा क्यों होता है अब वो समझते हैं. ओके ओके सो राइट नाउ वी हैव जस्ट डिराइव्ड दैट nu is equal to 10 IP, राइट? इसके अलावा हमको क्या पता है दैट nu is equal to sin I बाय sin R. ये दो चीजें हमको पता है, राइट? इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द पोलराइजिंग एंगल, तो हमने इसको क्या लिख दिया sin IP, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया sin R, राइट? अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin IP अपॉन sin 10 को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो हमने लिख दिया इसको sin IP अपॉन cos IP, राइट? अगर ये भी न्यू के बराबर और ये भी न्यू के बराबर, तो दिस बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर. तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, और जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया तो यहां से ये sin IP से sin IP कैंसल. इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, sin R इज इक्वल टू cos IP, right? Now what do we have to do? We can write this cos IP as, we can write this cos IP as sin 90 minus IP, because हमको पता है sin 90 minus theta is equal to cos theta, तो हमने क्या लिख दिया cos IP को sin 90 minus IP, और ये sin से sin कैंसिल. इसका मतलब R इज इक्वल टू 90 माइनस IP, और इस IP को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा R प्लस IP इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? अब इस R को हम लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख देते, इस पहले ऐसा लिख देते हैं IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री. IP मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल PBC, तो हमने लिख दिया एंगल PBC प्लस एंगल R को हम लिख सकते हैं QBD, तो हमने इसको लिख दिया QBD इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट PBC, तो इस PBC को हम लिख सकते हैं, अच्छा अगर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पे बनने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, है ना? बिकॉज वी नो दैट the sum of angles formed on a straight line is 180 degree, right? और ये एंगल हमको पता है कि this angle is of 90 degree, तो हम इस PBC को लिख सकते हैं 90 माइनस NBC, राइट? हमको पता है ये पूरा 90 का है, तो इस PBC को हम लिख सकते हैं 90 माइनस NBC प्लस QBD को भी हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल NBD is equal to 90 degree, right? Now यहाँ से 90 से 90 cancel, so what do we get? Angle NBC plus angle NBD is equal to 90 degree, और NBC plus NBD इसका मतलब we are talking about CBD, है ना? NBC plus NBD is equal to, we are talking about angle CBD is equal to 90 degree. इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री का, राइट? सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ वी कैन प्रूव टू थिंग्स, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी कैन प्रूव इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ 90 degree. Right, so these are the two things that we can prove with the help of Brewster's law. I hope that is clear to all of you. And what do we mean by polarizing angle? At a particular angle of incidence, when the reflected ray is plane polarized, while the refracted ray is partially polarized, that is called as incident polarizing angle, right? So that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lectures. Thank you.